नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 में एक बार फिर से। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अब हम भी ठीक हैं। बीच में एक हमारे साथ हादसा हो गया जिस वजह से हम काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं बना पाए। लगभग 1.5 महीना हो चुका है हमें ब्लॉग बनाए हुए। तो अब तो फ़िलहाल हम ठीक हैं दोनों भाई। दोस्तों आज मैं अभी जस्ट दिल्ली से निकला हूँ और अभी हूँ मैं दिलशान गार्डन में। और आज जो मेरा ब्लॉग है वो है दिल्ली से श्रीनगर। तो दिल्ली से श्रीनगर ब्लॉग जो है मेरा उत्तराखंड का है। टाइम हुआ है लगभग 4:45 के आसपास और हम अभी जस्ट हैं दिलशान गार्डन से। हम लेंगे राइट और आनंद विहार होते हुए हम मेरठ एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे NH24 से। काफ़ी समय हो गया था दोस्तों हमारा ब्लॉग नहीं आया था, क्योंकि हमारे से अगर एक हादसा हो गया था, हमारा एक्सीडेंट हो गया था दोनों भाइयों का, जिस वजह से हम वीडियोस नहीं बना पाए और चोटें हमें काफ़ी लग गई थी। तो अभी हम गुजर रहे हैं आनंद विहार से। आनंद विहार हम पहुंच गए हैं। दिलशान गार्डन वगैरह से हम NH24 से और जो नया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना है उस पर कनेक्ट होने के लिए 2 जगह से कनेक्ट हो सकते हैं। एक वाया आनंद विहार और एक गाजियाबाद में हिंडन पुल पड़ता है, उसे क्रॉस करते अगर हम राइट हो जाएं NH24 की तरफ, तो वहाँ से भी हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। और नई दिल्ली पुरानी दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं वो आया अक्षरधाम इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आनंद विहार क्रॉस करने के बाद अगर हम सीधे चले जाएं तो हम चले जाएंगे मयूर विहार, कोंडली, नोएडा। और अगर हम साइड वाली लाइन से जाएं और आगे गोल चक्कर से राइट हो जाएं तो हम चले जाएंगे अक्षरधाम, सराय काले खां। हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे NH24 के लिए, जहाँ से हम सेक्टर 63 नोएडा, सेक्टर 62 नोएडा के लिए भी जा सकते हैं, वसुंधरा के लिए जा सकते हैं। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए भी हम यहीं से जाएंगे। तो यहाँ से हम होंगे अब लेफ़्ट। जैसे मैंने आपको बताया हम 4:45 बजे के आसपास निकले हैं और हम आज जो ब्लॉग बना रहे हैं वो दिल्ली टू श्रीनगर का बना रहे हैं। दिल्ली से श्रीनगर की जो दूरी है उत्तराखंड की लगभग 340 या 345 किलोमीटर के आसपास हमें बैठेगा। तो मैं आपको आज दिखाऊंगा कि सड़क का क्या हाल है फ़िलहाल, क्योंकि हम भी लगभग 1.5 महीने से उत्तराखंड के पहाड़ों की तरफ नहीं गए। गाजीपुर मंडी से हम गुजर रहे हैं। राइट साइड में किसान आंदोलन चल रहा है और तीनों बिल वापस लेने के बाद भी अभी शायद हमारे किसान भाइयों को ट्रस्ट नहीं है PM की बात पे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात पे। तो वो कह रहे हैं जब संसद में है ये कानून रद्द होगा 29 तारीख के बाद, जब पेश होगा दोबारा से, तभी हम यहाँ से उठेंगे। तो राइट साइड में आपको दिख रहा होगा पूरा किसान आंदोलन की वजह से दिक्कत है। तो अभी आज की तारीख में भी अगर हम हरिद्वार वगैरह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से या नोएडा साइड से आते हैं दिल्ली के लिए, तो हमें बड़ी दिक्कत हो रही है दिल्ली एंट्री में। वसुंधरा घूम के या गाजीपुर मंडी या गाजीपुर कूड़ा जहाँ पड़ा हुआ है वहाँ से हमें काफ़ी दूर से घूम के आना पड़ रहा है। अब हम चढ़ गए हैं सेंट्रल लाइन पे और इस पर जो गति सीमा है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये हमें सीधे अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ देगी। फिलहाल गाजियाबाद के आउटर से हम निकल रहे हैं और अब हम चढ़ गए हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, जिसकी जो लंबाई है यहाँ से वो लगभग 47 किलोमीटर की है और जिसे क्रॉस करने में 100 की स्पीड से लगता है 24 से 25 मिनट। टोल अभी सुनने में तो आया है 140 रुपये इसका रखा गया है, मगर वो शुरू हुआ है या नहीं हुआ है ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि 1 महीने पहले जब हम आए थे तब ये शुरू नहीं हुआ था। देखते हैं आगे जैसा भी है आपको बताते हैं अपडेट। दोस्तों दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे मैं पहली बार आ रहा हूँ रात को, और रात मीन्स अभी दिन नहीं निकला है, सुबह का टाइम है और फिलहाल तो लाइटिंग वगैरह लगा रखी है। मुझे लगा आगे जाके लाइटिंग बंद हो जाएंगी। अभी पीछे दिवाली के तुरंत बाद पॉल्यूशन वगैरह दिल्ली में, जिस वजह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर भी काफ़ी पॉल्यूशन हो गया था और फॉग आ गया था। बताते हैं 30 से 32 गाड़ियाँ आपस में टकराई हैं, क्योंकि फॉग में क्या होता है एक गाड़ी अगर रुक गई तो सब पीछे लग जाती है उसके।
तो जब भी आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे चलें तो थोड़ा संभल कर चलें, स्पीड को लिमिट में ही रखें तो ज़्यादा अच्छा मैं कहूँगा, अगर रात में चल रहे हैं तो। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो गया है ख़त्म और अभी टोल शुरू हुआ है या नहीं हुआ है ये मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ। तो वही इसकी 47 किलोमीटर के आसपास दूरी पड़ी है और अभी फ़िलहाल इस पर टोल शुरू नहीं हुआ है। उसका मुख्य कारण यही है कि किसान आंदोलन हो रहा है, जिस वजह से अभी यहाँ पे टोल शुरू नहीं होने दिया जा रहा है। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस से क्रॉस कर दिया है और हम जुड़ जाएंगे तो मेरठ बाईपास से। आज जो हमारा शेड्यूल है वो है श्रीनगर तक जाने का, जिसमें से हम 1 घंटा हरिद्वार में ब्रेक लेंगे। हरिद्वार पहुँचने के बाद हम 1 घंटा रुकेंगे वहाँ पे। जो भी हम समय रुकेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, जितना समय हम वहाँ पे रुकेंगे, और टोटल जो हमारा रनिंग टाइम रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इतने घंटे गाड़ी चलाने के बाद मैं श्रीनगर पहुँचा और ये मुझे टाइम लगा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस दोस्तों यहाँ पे हो गया ख़त्म और हम जुड़ गए हैं नेशनल हाईवे से। ये है मेरठ बाईपास और हम चलेंगे मेरठ बाईपास पे। दोस्तों अगर मेरे से पूछा जाए ना कि दिल्ली हरिद्वार हाईवे पे सबसे अनसेफ जगह कौन सी है, कौन सा ऐसा टुकड़ा आता है या कौन सा ऐसा बीच में 1 किलोमीटर का दायरा आता है जो सबसे ज़्यादा अनसेफ है, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा ये मेरठ बाईपास। मेरठ बाईपास सबसे ज़्यादा अनसेफ है। गाड़ी बहुत सेफ तरीके से चलाएं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कभी किसी का कोई पता नहीं कि कब कौन बीच में आ जाए सड़क पे। और जितने भी यहाँ बाइक वाले चलते हैं मेरे भाई, वो सब रफ एंड टफ चलते हैं। मेरा हादसा भी यही हुआ था जो हमारा एक्सीडेंट हुआ था। तो ये जो सबसे ज़्यादा अनसेफ है, ये जो 22 किलोमीटर का टुकड़ा है मेरठ बाईपास का, जिस पर थोड़ा संभल के चलें। तो मेरठ बाईपास हमने कर दिया है क्रॉस और अब आगे आएगा मेरठ का टोल। मेरठ बाईपास फिलहाल हमने क्रॉस कर दिया है। फिलहाल हम टोल प्लाजा में पहुंच गए हैं और इसके भी 2 या 3 सेक्शन जो है वो किसान आंदोलन की वजह से बंद है। खाली एक ही सेक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे लगता है काफ़ी समय, फास्टैग होने के बाद भी हमें काफ़ी समय लग जाता है यहाँ पे। किसान आंदोलन की वजह से ना दोस्तों काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं टोल वगैरह में। और जो दिल्ली में ट्रैफिक की दिक्कत थी, दिल्ली एंट्री में बॉर्डर्स की दिक्कत थी, वो भी बहुत अलग थी। खैर कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं। मैं राजनीति पे बात नहीं करना चाहता, मगर मुझे इतना पता है कि अब जो प्रॉब्लम दिल्ली झेल रहा था पिछले 1.5 साल से, उससे उसे निजात मिल जाएगी। जब से हाईवे बन के तैयार हुआ है ये पूरा दिल्ली हरिद्वार का, तो बहुत ही कम समय में हम काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। जैसे कि हमें 1 घंटा 10 मिनट हुआ है और हमने अप्रॉक्स पूरा 97.6 किलोमीटर क्रॉस कर दिए हैं 1 घंटा 10 मिनट में। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हाईवे बनने से बहुत आसान हो गया है सफ़र। अभी हम सकौती टांडा पे हैं। देखिए यहाँ पे फॉग की वजह से पीली लाइटें अभी से लगा दी गई हैं, क्योंकि इस साइड बहुत फॉग रहता है। मेरठ से लेकर आपका और हरिद्वार तक पूरी बेल्ट पे इतना फॉग रहता है कि काफ़ी दिक्कत हो जाती है गाड़ी चलाने में। मैं लास्ट ईयर आ रहा था दिसंबर में, तो मुझे दिल्ली पहुंचने में हरिद्वार से सुबह 6 बजे के आसपास चला था मैं। 5.5 घंटे लग गए थे, क्योंकि इतना फॉग था और वो 11 बजे तक फॉग था। मोदी नगर जाने के बाद ही मुझे फॉग नहीं मिला, मतलब मोदी नगर तक पूरा फॉग था हरिद्वार से। तो खतौली बाईपास आ गया है और यहाँ से अगर हम राइट हो जाएं तो हम चले जाएंगे खतौली। सीधे हम खतौली बाईपास की तरफ चले जाते हैं। खतौली बाईपास की जो लंबाई है वो लगभग 9 से 12 किलोमीटर के बीच की है। तो 9 किलोमीटर लंबा है खतौली बाईपास। इसे क्रॉस करने में मैक्सिमम 5 से 7 मिनट ही लगते हैं हमें। बाकी आपकी स्पीड पे तय करता है आप कितनी स्पीड से इसे क्रॉस करते हैं।
सुबह सुबह चलने का ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा सा जाम वगैरह से हम बच जाते हैं और रोड भी काफ़ी खाली मिलता है। अगर जब तक ये फॉग नहीं हो रहा तब तक तो आप सुबह सुबह चल सकते हो। जैसे ही दिसंबर का महीना लग जाएगा और जनवरी लग जाएगा तो इतना फॉग हो जाएगा कि आप सुबह चल ही नहीं पाओगे मॉर्निंग में। तो खतौली बाईपास हमने क्रॉस कर दिया है और आगे आएगा मुजफ्फरनगर बाईपास। सूर्योदय का टाइम हो चुका है और हम हैं इस समय मुजफ्फरनगर बाईपास पे। जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है। 18 से 20 किलोमीटर के आसपास दूरी बैठती है इसकी। टाइम हो गया सुबह 6:10 और हमें दिल्ली से चले हुए हो गया है 1 घंटा 25 मिनट। 1 घंटा 25 मिनट में हमने जो कवर किया है 128 किलोमीटर कवर किया है। एक्चुअली दोस्तों जो ये पड़ता है ना आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, इससे आपकी जो दूरी है हरिद्वार की वो 10 से 15 किलोमीटर का फ़र्क आता है। अगर आप मोदी नगर मुरादनगर होते हुए आए तो आपको 10 से 15 किलोमीटर कम पड़ेगा, मगर उतना ही समय वहाँ ज़्यादा लग जाता है। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे आपको बहुत कम समय लगता है मगर आपके किलोमीटर बढ़ जाते हैं। तो मुजफ्फरनगर बाईपास हो गया है क्रॉस। और अगर मुझसे पूछा जाए इस पूरे रूट पे 2 बाईपास कौन से हैं जिस पे सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है लोकल ट्रैफिक का, तो एक तो है मुजफ्फरनगर बाईपास और एक दूसरा है मेरठ बाईपास। तो इन दोनों में बस यही इशू रहता है कि लोकल ट्रैफिक का लोड ज़्यादा रहता है, बाइक वाले, रिक्शा, साइकिल। तो इसलिए इन पे थोड़ा सेफ चलें, आप चौकस होकर चलें। मुजफ्फरनगर बाईपास क्रॉस करने के बाद आता है छपार। तो हम पहुंच गए हैं फिलहाल छपार। गाड़ी चल चुकी है दिल्ली से पूरी 150 किलोमीटर। अगर आप डेली चलने वाले हैं या आप मैक्सिमम ड्राइव करते हैं अपनी कार को, तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली से आपको हरिद्वार तक पहुंचने में मैक्सिमम 3 घंटे से ज़्यादा लगने वाले हैं। तो मुझे पता है आज हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लग जाएगा 2.25 घंटे में हम हरिद्वार लग जाएंगे, 2 से 2.5 घंटे में। बाकी तो मैं आपको पहुँच के बताऊँगा। फिर वहाँ पे हमारा 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक है और फिर हम निकलेंगे श्रीनगर के लिए। फिलहाल टोल प्लाजा आ गया है छपार का। इसके बाद जो नेक्स्ट टोल पड़ेगा वो पड़ेगा बादराबाद का। तो फिलहाल अभी हम हैं आपका फुरकाजी बाईपास पे। पूरी तरह से सेफ़ है, थोड़ा चौड़ाई कम है तो संभल के चलने की ज़रूरत होती है रात को, दिन में कोई दिक्कत नहीं है। आगे आएगा उत्तराखंड बॉर्डर और उसके बाद हम उत्तराखंड में सीमाओं में घुस जाएंगे। फ़िलहाल हम यूपी में चल रहे हैं। तो फाइनली अब हम उत्तराखंड की सीमाओं में एंटर कर गए हैं। यहाँ से ये है उत्तराखंड बॉर्डर, जो कि गुरुकुल नारसन में पड़ता है। पहले काफ़ी चेकिंग वगैरह थी कोरोना टाइम पे, तो बहुत कुछ झेला हमने भी, बहुत कुछ झेला उत्तराखंड के निवासियों ने और बहुत कुछ झेला पूरे भारत के निवासियों ने भी। ये टेस्ट वो टेस्ट, इतना बुरा हाल कर दिया था कोरोना ने कि बस आपको क्या बताऊँ मैं। हर जगह टेस्टिंग हो रही थी। अगर ऋषिकेश भी पार कर रहे थे दोस्तों, बद्रीनाथ से आगे जा रहे थे तो टेस्टिंग कराओ, हरिद्वार जा रहे हैं तो टेस्टिंग कराओ। तो बहुत बुरा हाल हो गया था, मतलब ना बहुत इरिटेशन सी होने लग गई थी कि जहाँ भी जाओ टेस्टिंग, जहाँ भी जाओ टेस्टिंग। यमुनोत्री 324 किलोमीटर और केदारनाथ 298, गंगोत्री 338 और बद्रीनाथ 364 किलोमीटर है यहाँ से। मंगलोर पहुँच गए हैं दोस्तों और बस मंगलोर क्रॉस करते ही हम रुड़की बाईपास पे चढ़ जाएंगे। गाड़ी चल चुकी है 178.9 किलोमीटर दिल्ली से। तो अब सामने आ चुका है रुड़की बाईपास। सीधे अगर चले जाएं तो रुड़की बाईपास की तरफ और लेफ़्ट हो जाएं तो हम चले जाएंगे रुड़की शहर की तरफ। रुड़की बाईपास पे जो गति सीमा है गाड़ी की वो 90 किलोमीटर प्रति आवर है। जो ये हाईवे इसका और जितना भी चारधाम यात्रा में जो ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, इन सब के पूरी तरीके से तैयार होने के बाद, वैसे हाईवे का काम तो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है मगर अभी ऑल वेदर रोड का काम पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो जब ये सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी ना तो उत्तराखंड टूरिज़्म को बहुत गति मिलेगी। आप देखिएगा आने वाले 2-3 साल में उत्तराखंड भी टूरिज़्म में हिमाचल के बराबर हो जाएगा। हिमाचल का टूरिज़्म इसलिए सक्सेस है क्योंकि वहाँ पे सड़कें अच्छी हैं। वहाँ के पहाड़ों पे वॉल्वो चलती है, हमारे यहाँ पे नहीं चलती है अभी उत्तराखंड में।
तो जब ये हाईवेज वगैरह का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना दोस्तों, तो देखना आप कितनी स्पीड से गति पकड़ेगा उत्तराखंड में। अब आप देखिए, रुड़की में सबसे ज़्यादा जाम लगता था, सबसे ज़्यादा समय लगता था एक टाइम पे, और आज रुड़की का बाईपास बन गया है, तो कितने कम समय में हम हरिद्वार टच कर जाते हैं। अभी हम रुड़की बाईपास पे ही हैं। तो यही तो विकास है जो उत्तराखंड का फिलहाल अंडर प्रोसेस है, कहूँगा मैं, भी पूरी तरीके से कंप्लीट तो नहीं हुआ। रुड़की बाईपास भी हमने क्रॉस कर दिया है और हरिद्वार की दूरी जो यहाँ से रह गई है, मात्र रह गई है 20 किलोमीटर की, 18 से 20 किलोमीटर। पतंजलि पहुँच गए हैं दोस्तों हम। यहाँ से अगर सामने जो ये फ्लाईओवर आ रहा है इस पर ना चढ़ें, लेफ्ट हो जाएं तो हम चले जाएंगे पतंजलि। सामने है बादराबाद और हरिद्वार की दूरी यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास रह गई है। तो बादराबाद टोल प्लाजा में हम पहुँच चुके हैं। फाइनली दोस्तों हम हरिद्वार टच कर गए हैं। सामने है ज्वालापुर, बोर्ड आ गया है, घूम नगरी हरिद्वार में आपका स्वागत है, पीछे निकल गया है। तो मात्र 2 घंटा 20 मिनट में लग गए हैं हम हरिद्वार दिल्ली से। हाई स्पीड रही है 110 और एवरेज स्पीड रहा है लगभग 85 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से अगर हम लेफ्ट हो जाएं तो हम चले जाएंगे ज्वालापुर के लिए। तो हम हरिद्वार की सीमाओं में ही है अभी, और लगभग हरिद्वार ही है सारा है। राइट साइड में हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे ही आप रुड़की क्रॉस करते हैं तो उसके बाद गति सीमा का पालन करें, क्योंकि यहाँ पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है। उससे ऊपर ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे खड़े रहते हैं पुलिस वाले ना, बेकार में आपको परेशानी झेलनी पड़े, चालान झेलना पड़े, फिर उसे भुगतने के लिए हरिद्वार आना पड़े। तो इससे बढ़िया ये है कि आप अपनी लिमिट में ही चलें, जो लिमिट यहाँ पे निर्धारित की गई है। तो 2 घंटा 20 मिनट लगे थे हमें गुरुकुल कांगड़ी के सामने, और अभी हम हर की पैड़ी पे हैं और हमें यहाँ पे समय लगा 2 घंटा 22 मिनट। 2 से 2.5 मिनट ही लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में। लेफ्ट साइड में है हमारी हर की पैड़ी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अब मैं यहाँ से 1 से 1.5 घंटा लगेगा मुझे, यहाँ ब्रेक लूँगा मैं यहाँ पे। उसके बाद फिर हम श्रीनगर के लिए आगे बढ़ेंगे। अभी जो टाइम हो रहा है वो 7:10 हो रहे हैं। दिल्ली से हम चले थे 4:45 पे। तो 2 घंटा 25 मिनट हमें हो चुके हैं और हमने जो किलोमीटर कवर किए हैं 219 किलोमीटर कवर किए हैं। तो एक ब्रेक लेके अब यहाँ से हम श्रीनगर के लिए आगे बढ़ेंगे और फिर आपको मैं टोटल टाइम बताऊँगा कि रनिंग टाइम हमें कितना लगा दिल्ली से श्रीनगर तक के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका पार्ट 2 में। और हरिद्वार से हम निकले थे 9:05 पे। फ़िलहाल हम रायवाला क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों। 1 घंटे का मुझे ब्रेक लेना था, मगर मेरा ब्रेक हो गया 1 घंटा 50 मिनट का। 7:10 पे हम हरिद्वार पहुंच गए थे और 9:05 में वहाँ से निकले हैं। रायवाला हमने क्रॉस कर दिया और रायवाला का दूसरा अंडरपास भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। देखिए काम चल रहा है इस पर बहुत तेज़ी के साथ। मुझे लग रहा है ये भी अब जल्दी ही शुरू होने वाला है। आगे भी आपको अपडेट देता हूँ रोड की क्या अपडेट है। तो 2.25 घंटे बाद हम निकले हैं हरिद्वार से फ़िलहाल। तो शामपुर फाटक पे हम पहुंच गए हैं और इसकी स्थिति अभी भी वैसी की वैसी है जैसे कि यात्रा से पहले थी। मैंने पहले भी कहा था कि इसका कोई इलाज गवर्नमेंट को करना चाहिए। भगवान जाने यहाँ पे इस साल कैसे यात्रा चली होगी। मैं तो खैर यमुनोत्री के बाद आगे बढ़ा ही नहीं। अभी भी बहुत बुरा हाल है और मुझे कोई प्लान भी नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ काम चल रहा हो शामपुर फाटक का। तो ये जाम का कारण बना हुआ है और लोकल लोगों को सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र करना पड़ रहा है। वो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। देखिए क्या होता है इसका। फ़िलहाल तो यहाँ लगभग आधा किलोमीटर का जाम है। तो फिलहाल हम दोस्तों पहुँच गए हैं ऋषिकेश और हम ऋषिकेश के अंदर से जा रहे हैं। हम बाईपास से नहीं गए क्योंकि अब यात्रा तो पूरी हो चुकी है, यात्रा बंद हो चुकी है, तो इस वजह से ट्रैफिक यहाँ अंदर कम ही मिलता है हमें। मैंने सोचा कि उन्हें अंदर से चलते हैं, थोड़ा शॉर्ट पड़ता है।
अगर हम बाईपास से आते हैं तो हमें 4 से 5 किलोमीटर लंबा पड़ जाता है। तो फिलहाल हम ऋषिकेश में हैं। हम राम झूला और लक्ष्मण झूला होते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लक्ष्मण झूला दोस्तों हम पहुंच गए हैं और अभी फिलहाल हम गुजर रहे हैं लक्ष्मण झूला के ठीक सामने से। आज संडे होने की वजह से थोड़ी सी भीड़ भी है, लग रहा है काफ़ी यात्री बाहर से आए हुए हैं घूमने के लिए। बेशक यात्रा बंद हो गई है मगर ओली, चौकता और आपका राम झूला, लक्ष्मण झूला, शिवपुरी वगैरह सब खुला हुआ है, तो यात्रियों का आना जाना लगा हुआ है। देखिए थोड़ा सा खाली खाली सा ये रोड अभी से। श्रीनगर की दूरी दोस्तों ऋषिकेश से 110 किलोमीटर के करीब पड़ती है, जबकि बोर्ड वगैरह में 100 ही किलोमीटर लिखा आता है। तो फिलहाल हमने लक्ष्मण झूला क्रॉस कर दिया है। तो दोस्तों पूरे 2 महीने बाद आज हम उत्तराखंड के पहाड़ों पे यात्रा कर रहे हैं दोबारा से दोनों भाई। बहुत मिस किया इन 2 महीनों में, क्योंकि हमें काफ़ी चोट लग गई थी जिस वजह से हम पहाड़ों की यात्रा नहीं करी, कहीं भी यात्रा नहीं करी हमने। आज दिल्ली से हम 4:45 पर चले थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 5 घंटे के अंदर अंदर श्रीनगर लग जाएंगे। थोड़ा सा एक हरिद्वार का ब्रेक हमारा 2 घंटे का हो गया, जिस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए हम, वरना तो हम बड़ी तेज़ चल रहे थे दिल्ली से। बहुत ही कम समय, जो हमने सोचा था उससे भी कम समय में हम तय कर रहे थे अपना सफ़र। अभी भी मैंने देखा है पीछे कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है, जो कि 2 महीने पहले भी हो रखा था, जो मैंने जोशीमठ का अपना ब्लॉग बनाया था। तो वहाँ पे अभी भी कई जगह ऐसे पॉइंट्स आए हैं पीछे जहाँ लैंडस्लाइड हुआ है। तो फिलहाल हम पहुँच गए दोस्तों शिवपुरी, और शिवपुरी थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है मुझे फ़िलहाल। तो शिवपुरी हम पहुँच चुके हैं। अभी आपको आगे देख के बताता हूँ कि कैंपिंग वगैरह यहाँ पे हो रही है नहीं हो रही है। खाली खाली सा पड़ा है, इस हिसाब से तो लग रहा है मुझे कैंपिंग वगैरह बंद है यहाँ पे। बरसात में थोड़ा बंद कर दी थी गवर्नमेंट द्वारा। तो फिलहाल हम शिवपुरी पहुँच चुके हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाला पुल आ चुका है जिसकी तैयारी काफ़ी टाइम से चल रही थी, और हम काफ़ी बार इसके बिल्कुल बगल से गुजरे हैं। और ये इतनी डेंजर घाटी थी ना दोस्तों, क्या बताऊँ, ऊपर से ऐसा लगता था पत्थर गिर जाएंगे यहाँ पे। और आप देखिए कितना शानदार नज़ारा है, वाह कितना बढ़िया पुल बन गया है यहाँ पे। तो अब आने वाले टाइम पे ना देखिएगा आप, उत्तराखंड पे जो 4 धाम यात्रा है उसकी ना कुछ किलोमीटर्स भी कम हो जाएंगे। 2 धाम के, तो केदारनाथ बद्रीनाथ के कुछ किलोमीटर्स भी कम होंगे, क्योंकि इन पुल के बनने से लगभग आधा 1 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा। क्या शानदार पुल बना है, देखिए गजब। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं ब्यासी, और ब्यासी तक पहुंचने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया है, क्योंकि शामपुर फाटक में हमारे लगभग 15-20 मिनट ख़राब हो गए दोस्तों। अभी हम ब्यासी पहुंच चुके हैं और गुजर रहे हैं ब्यासी से। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा गाड़ी रोकूंगा कि मुझे थोड़ा एसिडिटी हो रही है, जिसकी मैं दवाई लूँगा। तो फिलहाल यहाँ गाड़ी लगाता हूँ मैं और 10 मिनट का एक ब्रेक लेता हूँ। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, श्रीनगर की तरफ। तो फिलहाल दोस्तों हम गुजर रहे हैं तोता घाटी के आउटर से, और अब इस घाटी को देख के लगता ही नहीं है कि ये तोता घाटी है। इतने शानदार तरीके से इस घाटी को काटा गया है और रोड की चौड़ाई को बढ़ाया गया है, मुझे तो कई बार लगता ही नहीं है कि ये तोता घाटी है। मैंने अपनी कई वीडियोस इस टॉपिक पे बनाई है तोता घाटी की। इसमें आप देख सकते हैं तोता घाटी की क्या हालत थी जब से कटाई चल रही थी। जिस तरीके से उत्तराखंड में दोस्तों ये काम चल रहा है ना, ये 4 धाम प्रोजेक्ट का और आपका ऑल वेदर रोड का, जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो उत्तराखंड का टूरिज़्म बढ़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। फिर लोग यहाँ पे आने में कतराएंगे नहीं, 12 महीने सड़कें चलेंगी, बरसात में भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो अब तो दिख रहा है जैसे जैसे रोड्स कंप्लीट हो रही हैं तो नक्शा ही चेंज होता जा रहा है पहाड़ों का। तो फाइनली दोस्तों हम अब पहुँच गए हैं देवप्रयाग, और देवप्रयाग से जो श्रीनगर की दूरी अब जो बस्ती है वो लगभग 35 से 40 किलोमीटर के बीच की बस्ती है।
और देवप्रयाग से श्रीनगर तक का जो रोड है वो भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है और काफ़ी टाइम पहले से ही अच्छा बना हुआ है। तो देवप्रयाग हम पहुंच गए हैं फिलहाल। तो हाईवे काफ़ी अच्छा हो गया पहले से भी, जो 2 महीने पहले स्थिति थी उससे भी ज़्यादा बेटर हो गया अब तो फिलहाल हम हैं देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग से लेकर और श्रीनगर के बीच में जो 35 किलोमीटर का रास्ता है दोस्तों, ये तो बिल्कुल एक्सप्रेसवे जैसा ही है, ना ही चढ़ाई है ना उतराई है, बिल्कुल सीधा सीधा रोड है। काफ़ी चौड़ा है और बहुत ही स्मूथ बना हुआ है, मतलब इसमें गाड़ी चलाने में बिल्कुल अलग ही मज़ा आता है। शुरू से मैंने इस रास्ते की तारीफ़ करी है और वाकई में ये रास्ता तारीफ़ के काबिल भी है। देवप्रयाग से श्रीनगर के बीच में जो 35 किलोमीटर की बेल्ट है, ये काफ़ी अच्छी बेल्ट है। मुझे आज लग रहा है दोस्तों कि हम 5 घंटे से पहले श्रीनगर पहुंच ही जाएंगे। बस मुझे बीच में थोड़ा सा डीजल लेना है अपनी गाड़ी में, तो मैं एक पंप पे रुकूंगा। 17 किलोमीटर दूरी दिखा रहा है यहाँ से पेट्रोल पंप की, वहाँ से मैं डीजल लेके फिर आगे के लिए बढ़ूँगा। तो फाइनली देवप्रयाग से ठीक 17 किलोमीटर बाद अब आ रहा है पेट्रोल पंप। किसी भी मेरे भाई को पेट्रोल डीजल की ज़रूरत पड़े देवप्रयाग के बाद, तो ठीक 17 किलोमीटर बाद श्रीनगर हाईवे पे आपको ये पेट्रोल पंप मिलेगा। अब इस पेट्रोल पंप पे हम डीजल लेंगे, फिर बढ़ेंगे हम आगे के लिए। 10 से 15 मिनट का मैं एक ब्रेक लूँगा, फिर हम आगे के लिए बढ़ेंगे। डीजल हमने ले लिया था, अब हम आगे के लिए बढ़ गए हैं दोस्तों। ये लेफ़्ट कट जो जा रहा है, ये यहाँ से हम चंबा टिहरी के लिए निकल सकते हैं। मैंने एक ब्लॉग बनाया था श्रीनगर से चंबा का, तो मैं इसी रास्ते से गया था। यहाँ से जो चंबा की दूरी थी वो लगभग 78 से 80 किलोमीटर के आसपास पड़ी थी मुझे। और सबसे बड़ी बात ये है, ये रास्ता आपका टिहरी डैम के ऊपर से जाता है और फिर चंबा पहुँचता है। रास्ता साफ़ है और सुंदर व्यू भी मिलेंगे आपको इस पर। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कीर्तिनगर, और यहाँ से जो श्रीनगर की दूरी रह जाती है मात्र 3 से 4 किलोमीटर की रह जाती है। और अभी थोड़ा सा यहाँ पे जाम लगा हुआ है पुल के पास। तो कीर्तिनगर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से मुझे लगता है ज़्यादा 5 से 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे श्रीनगर। ये थोड़ा सा बस जाम लगा हुआ है। मुझे अपना फ़ोन में टाइम दिखाओ ज़रा। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं श्रीनगर, और दिल्ली से जो हमें श्रीनगर तक समय लगा है वो लगा है लगभग 5 घंटे का। हम 4:45 पे दिल्ली से चले थे और हम 7:10 पे हरिद्वार पहुंच गए थे। फिर 9:05 पे हरिद्वार से चले थे, और अब जो समय हो रहा है वो 12:05 हो रहा है। तो 3 घंटे लगे हमें हरिद्वार से यहाँ तक पहुँचने में, जिसमें से हमने आधा घंटा ब्रेक लिए हैं। 10 मिनट का एक बार और 10 मिनट का एक बार, और 10 मिनट का देवप्रयाग में जाम लगा था। तो 2.5 घंटे वो मान लें, और 2 घंटा 20 मिनट हमें लगे थे दिल्ली से हरिद्वार तक। तो टोटल टाइम जो हमें लगा है वो लगभग 5 घंटे ही लगा है दिल्ली से यहाँ तक। तो मात्र 5 घंटे में लग गए हैं हम दिल्ली से श्रीनगर। और आने वाले टाइम में जब हाईवे और अच्छे हो जाएंगे, ऑल वेदर रोड और ढंग से बन जाएगी, तो उसके बाद ये और टाइम हमें घट जाएगा। लगभग 4 से 4.5 घंटे में हम दिल्ली से लग जाएंगे श्रीनगर के लिए। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरा द्वारा दिखाया गया ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। जल्दी आपको मैं और अच्छे ब्लॉग बना के दिखाऊंगा और अच्छे हाईवे के ब्लॉग्स बना के दिखाऊंगा। आप भी अगर किसी हाईवे का ब्लॉग देखना चाहते हैं तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा उस हाईवे की वीडियो बनाने की। तो फिलहाल हम श्रीनगर में हैं। धन्यवाद दोस्तों।